नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज मेरे साथ हैं जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नथवल डिडेल। नथवल डिडेल इससे पहले भरतपुर में कलेक्टर और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक रह चुके हैं। इनकी गिनती तेज तर्रार ऑफिसर्स में होती है। डिडेल युवा और काफी ऊर्जावान अधिकारी हैं। इन्हें तेजी से काम करने वाला अफसर माना जाता है। राज्य सरकार ने इस बार युवा अधिकारी पर भरोसा जताया है। इससे पहले जिले में लगभग प्रमोटी आईएएस के रूप में कलेक्टर काम कर चुके हैं। नथवल डिडेल ने कोविड-19 महामारी के पीक टाइम में जिले में चार्ज लिया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। अब तो आलम यह है कि जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों की जहां संख्या बढ़ रही है, वहीं अव्यवस्था भी हावी होने लगी है। कल ही अस्पताल में उपचार नहीं मिलने पर अस्पताल में हंगामा हुआ। जिले में महामारी की चैन तोड़ने के लिए प्रशासन की क्या है तैयारियां? राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए प्रशासन के पास क्या कार्य योजना है? जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और बेड की उपलब्धता बारे स्वास्थ्य अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं? कोरोना से जिले को बचाने के साथ साथ जिले की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के लिए नए जिला कलेक्टर ने क्या क्या प्राथमिकताएं तय की हैं? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं नवनियुक्त जिला कलेक्टर नथवल डिडेल से। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी जरा बताएं कि आपने किस प्रकार इस लक्ष्य को अर्जित किया? क्या आपकी शुरू से ही मन में था कि मुझे आईएएस बनना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुझे जाना है, या ये अचानक हो गया? देखिए, जैसा आप जानते हैं, मैं नागौर जिले के एक बहुत ही छोटे से गांव डीडिया से बिलोंग करता हूं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ाव होने के कारण एक आईएएस, आरएस, इन चीज़ों के बारे में जो युवा होता है या पढ़ने वाला लड़का होता है, लड़की होती है, वो इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। लेकिन चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, और वो जब अपने साथियों के साथ चर्चा करते थे तो प्रशासनिक सेवा के बारे में ज़रूर डिस्कस करते थे। धीरे धीरे मुझे साथियों से, माता पिता से, शिक्षकों से ये पता लगा कि इस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरी स्कूलिंग नागौर से हुई। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज की एजुकेशन जोधपुर जयनारायण यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी। मैंने बीएससी किया है और उसके बाद मैं दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चला गया, जहाँ से मैंने ज्योग्राफी में एमए किया है। इस प्रकार जो 12th के बाद मैंने एक सपना अपना सोचा था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, उसको मैंने दिशा दी। जयपुर से और दिल्ली से कोचिंग प्राप्त करी और ईश्वर की कृपा से, मेहनत से, माता पिता के, गुरुजनों के आशीर्वाद से प्रथम प्रयास में मैंने 2013 में 35वीं रैंक हासिल करी। सर, चूंकि देश प्रदेश की जिले में भी कोरोना संक्रमण के कारण भय का माहौल बना हुआ है, संक्रमण के कारण भय का माहौल बना है, तमाम आवश्यकताओं पर कोरोना की प्राथमिकता भारी नजर आ रही है। लोगों को ये लगता है कि यदि वे बीमार पड़ गए तो उन्हें मेडिकल सुविधाएं शायद ही मिल पाएं। इस पैनिक माहौल को आप सकारात्मक माहौल में कैसे तब्दील करेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार आपने मुझे बुलाया और हनुमानगढ़ वासियों को एक मैसेज देने का ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ये महामारी अब मनुष्य के जीवन और आजीविका के सामने संकट इस महामारी ने खड़ा कर दिया है। सभी हनुमानगढ़ वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरे देश में इस बीमारी से जो ग्रसित हो रहे हैं, उनमें लगभग 98-99% लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और लगभग सारे ठीक हो जाते हैं। मृत्यु दर इसमें 1 से 1.5% की है, और वो भी उन लोगों की हो रही है जो जिनमें दूसरी तरह की बीमारियां हैं। लेकिन इस दूसरी लहर में एक विशेष बात ध्यान में आ रही है कि इसका जो फैलाव है, इसकी जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकलें। अगर सर्दी खांसी जुकाम लग रहा है तो जो हमारी डोर टू डोर सर्वे करने के लिए टीम आ रही है, उसको आप अपनी बात बताएं। उनके द्वारा जो मेडिकल की किट दी जा रही है उसका आप उपयोग करें। फिर भी अगर सुधार नहीं होता है तो आप हमारी नज़दीकतम CSC PSC में सैंपल दें। इस महामारी के दौर में आपको पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप योगा करें, अपने फेफड़ों को मजबूत करें, अच्छी से अच्छी ऑक्सीजन लें, एक्सरसाइज करें। लेकिन जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि जिला अस्पताल में दवाओं की और ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी नहीं हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको वास्तव में ज़रूरत है। आपसे मेरा विनम्र
अनुरोध रहेगा कि साधारण लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं तो आप 10 से 12 दिन में अपने आप, जो अगर आप अच्छा खाना पीना रखोगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ज़िले में सकारात्मक माहौल करने के लिए हम लोग लगातार PRO के माध्यम से और हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें सकारात्मक टिप्पणियाँ, सकारात्मक जो न्यूज़ आती है उनका अधिकतम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, आपने PSC और CSC की बात करी, तो इसी संदर्भ में मेरा सवाल है कि PSC और CSC का सुदृढ़ीकरण वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। ग्रामीणों को गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल की तमाम सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए क्या प्रयास है आपके? देखिए, 2 से 3 वर्ष पूर्व हमारी जो ये स्वास्थ्य संस्थान है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इवन सब सेंटर, ये इतने मजबूत और सुदृढ़ नहीं थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सभी विधायकों को भी ये कहा कि वो अपना जो विधायक कोष है उसमें से कम 1 करोड़ रुपए की राशि अपने इन संस्थानों में लगाएं और हर विधानसभा क्षेत्र में एक CSC को मॉडल CSC के रूप में लगाएं। साथ साथ में ही स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारी सैंक्शंस और उनका अपग्रेडेशन किया है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो यहाँ से दूरस्थ क्षेत्र भी हैं, बादरा के दूरस्थ गाँव है, नौहर है और इधर अपना सारा संगरिया, पीलीबंगा, जितने भी लोग हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा CSC PSC लेवल पे मिले। जो डॉक्टर्स की उपलब्धता उनको चाहिए वो हम सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि अधिकतम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ आ जाए। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ एक मैंने बहुत ही सकारात्मक चीज़ देखी है कि लोग भामाशाह के रूप में आगे आकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग देते हैं और जो MLAs का पैसा है, हमारे माननीय विधायकों का जो 1-1 करोड़ रुपए है, उससे भी अधिक पैसा दे रहे हैं। उनसे हम जरूरी जो हमारी मशीनरी है, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम मजबूत कर रहे हैं ताकि इन तीनों चारों चीज़ों के मिश्रण से हमारी PSC और CSC को हम सुदृढ़ बना रहे हैं और लोगों को दूरस्थ एरिया में भी अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और जिला स्तर का जो अस्पताल है उस पर भार कम पड़े। सर, अभी आप बता रहे थे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सुबह योगा करें, व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें। एक तरफ जहाँ ये सलाह दी जा रही है, वहाँ दूसरी तरफ जितने भी पार्क हैं उनको ताला लगा दिया गया है। यदि प्रशासन 2 घंटे सुबह पार्क को खोलने की अनुमति दे दे तो ये भी दूसरी बीमारियां, जो शुगर वाले हैं, BP वाले हैं या जो भी हैं, उनको भी ये लाभ होगा। इस बार की जो लॉकडाउन की गाइडलाइन 18 अप्रैल और 21 अप्रैल को जारी हुई, वो राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है और बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी अभी भी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन, उस लेवल तक नहीं पहुंची है। इसीलिए बार बार पुलिस का जाब्ता भी लगाना पड़ रहा है, लोगों को समझाइश करनी पड़ रही है। सब लोग न्यूज़पेपर से, विभिन्न माध्यमों से ये देख रहे हैं कि राजस्थान में प्रतिदिन 100 से 120 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हो रही है, भारत में हो रही है। जो पॉजिटिव केसेज पूरे देश में 20-30 हज़ार आ रहे थे, वो आज 3.5 लाख से भी अधिक प्रतिदिन आ रहे हैं और हज़ारों लोगों की मृत्यु हो रही है। इस समय हमारी परीक्षा का घड़ी है और सब लोगों को ये समझना होगा कि जितनी भी प्रकार की लॉकडाउन की शर्तें लगाई गई है वो राज्य सरकार ने जीवन और आजीविका को बचाने के लिए लगाई है। जब भी आवश्यकता महसूस होगी और स्वयं अनुशासन का वो स्तर आएगा तब इन पार्कों के संबंध में जरूर विचार करें। सर, नो मास्क नो मूवमेंट सरकार की प्राथमिकता है, प्रशासन भी उसकी पालना में जुटा है, मगर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर क्या व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए? जी, लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उसमें ये स्पष्ट है कि सोमवार से शुक्रवार को कौन कौन सी गतिविधियां होगी और इवन जो वीकेंड का कर्फ्यू लागू होगा उसमें भी कुछ गतिविधियों को अनुमति किया गया है। मेरा ये मानना है कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील है और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि व्यक्ति की आजीविका को भी बचाना इस समय बहुत ज़रूरी है ताकि गरीबी के कारण किसी व्यक्ति का परिवार उजड़े नहीं, कोई मरे नहीं। इसीलिए ये इंश्योर किया गया है कि सुबह की जो गतिविधियां आप 5 से 6 घंटे करके एक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए प्रयास करें। और मैं समझता हूं कि हम लोग भी हमारी दैनिक आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनको हम 3 से 4 दिन में अगर एक बार लाएं या इस समय अगर हम अपनी खाने पीने की या जीवन शैली में कुछ बदलाव करें तो हमें घर से बाहर आने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो गरीब तबके के ठेले वाले हैं, लोग हैं, वो आज भी गलियों में जाके और अपनी आजीविका कमा सकते हैं। सर, वैक्सीनेशन और पाबंदी दोनों आवश्यक है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दवाई भी और कड़ाई भी।
मगर देखा गया कि वोट की राजनीति की परंपरा के चलते वार्ड में पंचायत प्रतिनिधि इसका ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देश है कि सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं आदि का सहयोग लिया जाए, इससे ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न हो सकती है। जिला प्रशासन इस संदर्भ में क्या करता है? देखिए, वैक्सीनेशन के प्रति पहले लोगों में थोड़ा भय था, लेकिन समय के साथ साथ में जहाँ जैसे सभी, जब मैं भरतपुर में था तब भी और यहाँ पे भी मैंने देखा है कि जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई है और सब लोगों ने जो एक जागरूकता की लहर पैदा की है, उसका एक परिणाम ये है कि अपने ज़िले को 18 अप्रैल, 22 अप्रैल और अभी 25 अप्रैल को 43,000 के आसपास डोज मिली थी और हमने उसी दिन अपने ज़िले में उस डोज को लगा दिया। तो हम एक तरफ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो वैक्सीनेशन का भी चरण है वो अब हनुमानगढ़ ज़िले में स्पीड पकड़ चुका है और अब मैं समझता हूँ कि प्रत्येक वर्ग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ गया है। सर, वैक्सीनेशन की बात करें, आज ही रिपोर्ट आई कि 525 लोग पॉजिटिव आए हैं और पिछले 10 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का असर होता दिखाई दे रहा है क्या सर? मैं ये स्वीकार करूँगा कि राजस्थान की तरह, भारत की तरह अपने ज़िले में भी अब जो पॉजिटिविटी की रेट है वो लगभग 25 से 30% तक पहुंच गई है। जहां पहले सैंपल 400 से 500 हो रहे थे, वो हमने प्रयास कर रहे हैं कि 1500 से 2000 सैम्पलिंग हो। और पिछले दिनों जो त्यौहार, शादी सावे त्यौहार और लोगों का मिलना जुलना हुआ, अपना सीमावर्ती ज़िला भी है तो अभी भी ईंट भट्टों पे और कुछ जगह लोग आते हैं और एक बार सैंपल देने के बाद व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहा है, तो वो अपने परिवार के अन्य लोगों को, समाज के लोगों को पॉजिटिव कर रहा है। इस वजह से हमारी पॉजिटिविटी रेट 25 से 30% की तरफ बढ़ रही है। लॉकडाउन का वास्तविक जो इम्पैक्ट है वो आज से 10 से 12 दिन बाद देखने को मिलेगा। वो भी तब आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ करके हमारा साथ देगा, स्व अनुशासन को अपनाएगा, बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकलेगा। जी सर, अपन जिला चिकित्सालय की बात करें, हालत ये कि ऑक्सीजन का प्लांट खराब पड़ा है। कंपनी के साथ 2 साल का MOU हुआ था, अनुबंध के चलते स्थानीय मैकेनिकों से उसे ठीक नहीं करवाया जा सकता। प्रशासन के पास इस समस्या का क्या हल है? देखिए, 21 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था और उसी दिन जिला अस्पताल की ऑक्सीजन प्लांट की हमने विजिट की थी और कल शाम को ये PMO ने अपडेट किया था कि अभी प्लांट काम नहीं कर रहा है। हमने सबसे पहले तो लोकल लेवल पे ITIs के जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनकी मैंने लोकल लेवल पे कमेटी बनाई और फॉल्ट फाइंड किए कि अब आखिर उसमें कमियां क्या है। साथ में ही NHM डायरेक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि जो कंपनी इस प्लांट को लगा के गई है उसमें वो सर्वो, स्टेबलाइजर, जियोलाइट, इन सब उपकरणों का एक बार पुनः आकर के चेक करें। तो कल उन्होंने अपनी टीम को भेजा है। जो हमारी लोकल लेवल की टीम थी उसने भी ऑक्सीजन प्लांट के आसपास और प्लांट में कुछ सुधार हेतु अपने सुझाव दिए थे, उसको हमने रात को ही इम्प्लीमेंट करवा दिया और देर रात ऑक्सीजन प्लांट को वापस चालू कर दिया। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 160 लीटर प्रति मिनट की है, लेकिन प्रेशर वो मेंटेन नहीं कर पाता है क्योंकि मरीजों की संख्या अभी बढ़ करके लगभग 140 के आसपास हो गई है। उनको प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ वासियों को ये बताना भी चाहूँगा कि राज्य सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। अपने ज़िले को बीकानेर और श्री गंगानगर से लगातार सिलेंडर हमारी आवश्यकता के अनुसार मिल रहे हैं। सर, जिला अस्पताल में कोरोना महामारी को लेकर अन्य बीमारियों के मरीज जो है वो भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में निर्धन वर्ग के मरीजों को परेशानियां हो रही हैं, वे निजी अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में वे लोग कहाँ जाएं? इसमें चूँकि अन्य बीमारियों में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़िंदगी और मौत का सवाल है, वो वार्ड अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। रिमेनिंग वार्ड्स बंद किए हैं ताकि 140 से लेकर के 200 तक के मरीजों को हम लोग यहाँ एडमिट कर सकें, क्योंकि कोविड एक ऐसी महामारी है जिसके कारण अगले 2 से 3 दिन में व्यक्ति की ज़िंदगी और मौत का प्रश्न बनता है, वो डिसाइड करता है। इससे ज़िंदगी बचाना हमारी अब प्राथमिकता रह गई है और निजी अस्पतालों के साथ भी हम बैठक करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अधिकतम लोगों का निःशुल्क उपचार करें। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने वाली है, उसमें तो 5 लाख तक का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है जिसमें
प्राइवेट अस्पतालों में भी कोई भी निर्धन व्यक्ति 3 लाख रुपए तक की कैशलेस अपना इलाज करा सकता है। सर, राजकीय जिला चिकित्सालय पहले 2 पारियों में संचालित हुआ करता था, वर्तमान में ये 1 पारी में संचालित हो रहा है। शाम के समय मरीजों को एक्सपर्ट्स डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, इसे पुणे 2 पारी में क्यों नहीं किया जाता? अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 7 दिन के आसपास हुए हैं। जिला अस्पताल और अन्य सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बैठक करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अधिकतम लोगों को अधिकतम समय अच्छे स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ हो। सर, राजकीय चिकित्सालयों के बेहतर संचालन के लिए पूरे प्रदेश में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटियां बनी हुई हैं, मगर हनुमानगढ़ में अभी इसका गठन नहीं हुआ है। इसके गठन का अधिकार भी जिला कलेक्टर को होता है, तो आप इसका गठन कब करेंगे सर? यहाँ चूँकि अब मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हो चुकी है और राज्य सरकार ने रिसेंटली जिला कलेक्टर को इसमें अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को RMRS का अध्यक्ष बनाया हुआ था, लेकिन पिछले 20 से 25 दिन पहले राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर को इसमें अध्यक्ष बनाया है। जल्द ही इस पूरी कमेटी में सभी सदस्यों का मनोनयन करके प्लस जो पदेन सदस्य हैं उनको सम्मिलित करते हुए कमेटी का भी गठन किया जाएगा और इसकी मीटिंग भी की जाएगी, ताकि जो आवश्यक निर्णय हैं जो बहुत समय से पेंडिंग है उनको हम टाइमली डिसाइड कर सकें। जी सर, हम बातचीत कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नथवल डिडेल से। अभी वक्त तो चला ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं जिला कलेक्टर नथवल डिडेल से। सर, अपन CMHO कार्यालय के बारे में बात करें तो आमजन में ये धारणा बनी हुई है कि विभाग के ऑफिसर जो है वो अनुभवहीन और कार्य के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं है। उदाहरण के लिए जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पहले डॉक्टर रोगी के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच किया करता था, परामर्श भी दिया करता था, मगर अब ये व्यवस्था नहीं है। इससे संक्रमण के और ज्यादा बढ़ने का खतरा बन गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे ज्वाइन करने पर जब विश्लेषण किया यहाँ का, तो यहाँ के PMO और CMHO दोनों ने ही अभी पिछले 3 से 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया, और जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अनुभवहीन नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी 25 से 35 साल की सेवा चिकित्सा विभाग में की है। और जहाँ तक सैम्पलिंग का मैनेजमेंट है, यहाँ की जो लैब थी, पहले यहाँ की मशीन्स ख़राब थी, कुछ रिजेंट्स की कमी आई और कुछ इनके पास मैन पावर की कमी थी, जो हमने इनको ठीक 6-7 दिन पहले इनको उपलब्ध करवा दिया है। जब ये पहले 700 से 800 सैंपल ही टेस्ट कर पाते थे, अब ये प्रतिदिन 2000 से 2500 सैंपल्स का रिजल्ट दे रहे हैं। तो रिजल्ट्स की जो देरी है सैंपल्स की, उनकी भी हम उसको बैकलॉग को ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो डोर टू डोर टीम हमने गठित करी है, वो प्रत्येक घर का निरीक्षण कर ले, वहाँ से सैंपल भी कलेक्ट कर लें, उनको आवश्यक दवाएँ भी दे दे। और अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनमें से अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, यानी कि ये जो कोविड से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको आइसोलेट करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी आप कह रहे हैं कि इन लोगों को 3-3, 4-4 महीने हुए हैं। सर, जब आप आकर के 1 सप्ताह में तमाम चीज़ों को पट्टी पे ला सकते हैं, तो ये लोग 4-4 महीने में भी नहीं ला सकते? पूरा प्रयास है कि ये लोग, इनको जिस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता है और यहाँ के क्या इश्यूज हैं, किस प्रकार का इनके पास संसाधन है, क्या इनका अनुभव है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि दोनों की अच्छी टीम बना करके और सभी मिलकर के ये प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये क्राइसिस का टाइम है, महामारी का समय है और ज़िंदगी पर संकट का विषय है, मानवता के अस्तित्व का संकट है, लेकिन इस कड़ी में हम सब मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो ही इसका सामना कर पाएंगे। सर, अब जिले में फैल चुके मेडिकेटेड नशे की बात करें
पुलिस का काम मात्र अपराधों पर अंकुश लगाने का है, मगर जागरूकता पैदा करने और कार्य योजना तैयार करने का काम जिला प्रशासन का होता है। हालात ये है कि राजकीय जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति केंद्र तक स्थापित नहीं है। ऐसी स्थिति में नशा मुक्त जिले की परिकल्पना को कैसे साकार करेंगे? देखिए, जब इस जिले के बारे में मैं समझ रहा था तो गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ एक ये बिल्कुल ही अलग तरीके की समस्या है कि लोग मेडिकेटेड नशा करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं से, सभी लोगों से यह आग्रह करूँगा कि इस नशे की लत को कम करते करते, क्योंकि अचानक से छोड़ना, जो मनोवैज्ञानिक और जो स्टडी सामने आई है वो ये आती है कि अचानक नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन कम करते करते अगले 1 महीने के अंतर्गत पूरे नशे को पूरी तरीके से छोड़ दें। और जहाँ तक जागरूकता का, इसके दुष्प्रभाव का और इसके नियंत्रण का बात है, मैं ये एश्योर करता हूँ कि ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि हनुमानगढ़ जिले का युवा या कोई भी व्यक्ति नशे की तरफ भटकाव नहीं हो, नशे का आदी नहीं हो, ताकि वो अपने समय का, अपनी ऊर्जा का उपयोग इस राष्ट्र निर्माण में कर सके। और इस जागरूकता के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। सर, पेयजल और सिंचाई जिले की मूलभूत समस्याएं हैं और वर्तमान में दोनों ही विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। जिले के बहुत से गांव पेयजल से वंचित हैं, लोग फ्लोराइड पानी पीने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन के पास इन दोनों प्रमुख समस्याओं से निपटने की क्या कार्य योजना है? हनुमानगढ़ जिले में नहरी सिंचाई होने के कारण यहाँ एग्रीकल्चर, सिंचाई बेस्ड एग्रीकल्चर यहाँ की आजीविका का मुख्य सोर्स है। और उसी सिंचाई के पानी से, और जो दोनों ही जगह से पानी आ रहा है, वो पीने का भी यहाँ का बड़ा स्रोत है। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो दोनों राज्यों के समन्वय से, राजस्थान और पंजाब के समन्वय से, हरियाणा के सहयोग से जो इस बार ऐतिहासिक नहरबंदी की गई है, इस नहरबंदी में नहरों का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का नहरों में ब्रेक नहीं हो, पानी का लगातार प्रवाह हो। क्योंकि इस जीवनदायिनी से राजस्थान के लगभग 10-12 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी मिलता है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि सभी विभागों को सम्मिलित करते हुए और राज्य सरकार के सहयोग से, जो हमारे विभाग हैं उनमें प्रमुख सचिव महोदय से, सचिव महोदय से, सबसे हम बार बार रिक्वेस्ट करके ये प्रयास करेंगे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं, जिसमें यह है कि आवश्यक पीने का पानी और सिंचाई का पानी लगातार मिलता रहे, अधिकतम मिलता रहे। सर, आप राजस्थान के गूढ़ ग्रामीण इलाके से आते हैं, इसलिए गांव और गरीब की समस्याएं या उनकी मजबूरियां आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। योजनाओं का लाभ गांव और गरीब दोनों तक पहुंचे, इसके लिए आपके क्या नवाचार होंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि विभिन्न विभागों की जो समाज कल्याणकारी और योजनाएं हैं, अगर इन विभागों की अभी जो चल रही योजनाओं को हम प्रभावी तरीके से लागू करें तो बहुत अलग तरीके के नवाचार की आवश्यकता भी नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी विभाग हैं वो आपसी बहुत ही अच्छे समन्वय से कार्य करते हुए राज्य सरकार की जो कल्याणकारी सोच है और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे, किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं हो, अधिकतम उसका कवरेज हो और समय पर इसका लाभ मिले। ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुदृढ़ता भी लाएंगे। अगर टेक्निकल सपोर्ट भी किसी प्रकार का जरूरत होगा तो वो भी करेंगे। और लगातार मॉनिटरिंग से अधिकारियों को फील्ड में भेज के, जनप्रतिनिधियों को भी सेंसिटाइज करके और आम जन के सहयोग से हम प्रयास करेंगे कि अधिकतम लोगों तक समय पर लाभ पहुँचे। सर, हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है, तमाम अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। समय समय पर जिले को राइस बेल्ट घोषित किए जाने की मांग उठती रही है। क्या जिले का किसान युवा कलेक्टर नटवर डिडेल से उम्मीद करे कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी? मांग का गुणा अवगुण के आधार पर विश्लेषण करके अब तक के जो किए गए प्रयास हैं और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों का अधिकार और जो उनकी मांग है उसको सही समय पर मिले और जायज़ मांग हो उसका समय पर निस्तारण हो। सर, हनुमानगढ़ जिला यूँ तो सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में हमेशा शांति पे रहा है, मगर एहतियात के तौर पर यहाँ शांति समिति भी बनी हुई है। समिति में सदस्यों की संख्या काफ़ी कम है, इसे व्यापक रूप दिया जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर हालातों को काबू पाया जा सके। तो क्या सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी? मेरा मानना है कि किसी भी जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विभिन्न समाजों के बीच में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल होना जरूरी है। अपने ज़िले में अभी भी सब लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है।
फिर भी जिला स्तरीय समिति और ब्लॉक स्तरीय समितियों को हम सक्रिय करेंगे, और जो थाना स्तर पर CLG कमेटी भी होती है उसको भी एक्टिवेट करके ये प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का मुद्दा किसी गांव में, पंचायत में हो तो वो हमें समय पर प्राप्त हो और पता चल सके, उसके आगे की हम रणनीति तय कर सकें, और लोगों को मिला करके, लोगों के ही सहयोग से हम ये प्रयास करेंगे कि वहाँ मध्यम मार्ग निकले, उसका कोई ना कोई सुलझा निकले और उसको हम टाइमली सुलझा सकें। सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, उनको सक्रिय भी किया जाएगा और लगातार उनके साथ में समन्वय और कम्युनिकेशन बनाए रखा जाएगा। जी सर, अब आम आदमी और अधिकारियों के बीच की बात करें तो निवर्तमान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन साहब आम आदमी के लिए सहज उपलब्ध हुआ करते थे, तो क्या लोग उम्मीद करें कि यह परंपरा जारी रहेगी? इसमें मैं आपके माध्यम से सभी हनुमानगढ़ वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो इस कोरोना काल में अति आवश्यक नहीं है, उस पर हम थोड़ा समय रख करके विचार करेंगे, क्योंकि इस समय जिला प्रशासन कोविड मैनेजमेंट में चिकित्सा विभाग के साथ पूरी तरीके से लगा हुआ है। मेरे मोबाइल नंबर मीडिया में भी अवेलेबल हैं। कोई भी व्यक्ति आज किसी भी प्रकार के मुद्दे को मुझे भेजता है तो हम संबंधित विभाग को भेज के त्वरित उसमें एक्शन भी ले रहे हैं, और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी, लॉकडाउन समाप्त होगा, तो हमारे कार्यालय के दरवाजे हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं, सहज और सुलभ रहेंगे। सर, आप जहाँ जहाँ भी पद स्थापित रहे हैं, वहाँ के मीडिया साथियों से जो मुझे जानकारी मिली है, जो फीडबैक मिला है, उस हिसाब से आप डेड ऑनेस्ट हैं। आप डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लेन देन का प्रश्न ज़्यादा ही है। आम जन को राहत देने के लिए भ्रष्टाचार के तांडव को कैसे रोकें? देखिए, ये एक व्यक्ति की एथिक्स, जो उसके मूल्य होते हैं, उनसे जुड़ी होती है, और कोई भी व्यक्ति उस तरफ जाता है तो ये उसका अपना झुकाव और उसके अपना समझौता होता है। किसी भी विभाग में मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम ये एक्शन लेंगे, और मेरी टीम मेंबर्स को मैं हर मीटिंग में ये आगाह करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जायज़ काम के लिए हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और आमजन भी अगर किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो इसके लिए विभिन्न संगठन बने हुए हैं, विभिन्न कार्यालय हैं, और उनमें जाके आराम से शिकायत भी कर सकते हैं। और राज्य सरकार इस समय बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन भी ले रही है। प्रतिदिन एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा विभिन्न विभागों पर छापामारी की कार्रवाई भी की जा रही है। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी टीम में सब लोगों के नैतिक मूल्यों को ठीक करते हुए, समय समय पर उनको आगाह करते हुए ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करे। सर, अब सरकार की महती योजना जो है, जो स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, लोग बड़े असमंजस में है, कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है, कौन डिजर्व करता है, आप जरा थोड़ा इसको स्पष्ट करें। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत रजिस्ट्रेशन के लिए तो 1 अप्रैल 2021 से की गई थी, और इस योजना का लाभ राजस्थान वासियों को 1 मई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी तक इसमें हमारे ज़िले में भी शुरुआती प्रगति कम थी, लेकिन अब तक 28,000 लोगों का इसमें, परिवारों का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। कोई भी परिवार जनाधार कार्ड का उपयोग करते हुए इस योजना में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है, और राज्य सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार हैं, और 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, वो परिवार हैं, और अभी पिछले दिनों गरीबी के कारण राज्य सरकार ने 3500 रुपये और अभी 1000 रुपये की अपने ज़िले में 8000 और पूरे राजस्थान में लगभग 2 लाख परिवारों को अनुग्रह सहायता दी थी वो परिवार। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी और मानदेय कर्मी हैं वो लोग, और लघु और सीमांत किसान, ये 5 कैटेगरी के जो लोग हैं, परिवार हैं, इनका तो प्रीमियम जो 850 रुपये वार्षिक है, उसका वहन भी राज्य सरकार कर रही है, और इनको किसी भी प्रकार का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोमेटिकली विभिन्न विभागों के द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अन्य जो व्यक्ति राजकीय कार्मिक और रिटायर्ड कार्मिक हैं, उसके लिए भी राज्य सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत इस योजना के साथ कर दी है, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी इन आयकरदाता भी मात्र 850 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उस व्यक्ति को, उसके परिवार को उस जनाधार कार्ड का और इंश्योरेंस पॉलिसी की स्लिप का इस्तेमाल करते हुए
अगले वित्तीय वर्ष में जो 1 मई से प्रारंभ होने वाला है उसमें 5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। राज्य सरकार के जितने भी एमपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें वो परिवार या उनका कोई भी सदस्य सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपये और गंभीर किस्म की बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस के रूप में करवा सकता है। मेरा यह मानना है कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक परिवार को फ़ायदा उठाना चाहिए और आपके माध्यम से मैं हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन भी करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार इस योजना के कवरेज से दूर नहीं हो, तभी जाकर के हम माननीय मुख्यमंत्री की जो भावना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, तभी जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिल पाएगी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये राज्य सरकार की महती योजना है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति ये है कि इसको अज्ञानता कहें या जानकारी का अभाव कहें या प्रचार प्रसार की कमी कहें, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा पाए हैं। तो कल इसकी लास्ट डेट है, क्या इसकी डेट बढ़ाई भी जा सकती है क्या? देखिए, मैं अभी जैसे आपको बताया कि अपने ज़िले में शुरुआत के 7 दिनों में मात्र 500 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन उसके बाद के जो 22 दिन है उसमें लगभग 27,000 लोगों ने परिवारों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। बाकी जो 5 कैटेगरी बताई थी वो ऑटोमेटिकली इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब जो शेष परिवार रह जाते हैं उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंटिन्यूसली रहेगी। मैं आपको इतना सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कल 30 अप्रैल तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको फ़ायदा 1 मई से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 30 अप्रैल के बाद कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको फ़ायदा मई, जून, जुलाई में नहीं मिल करके अगस्त से मिलने लगेगा। ये जो क्वार्टरली है, त्रैमासिक रूप से इसका जो प्रीमियम है वो एक बार प्रीमियम काट के त्रैमासिक रूप से ये योजना सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति को लाभ उस अनुसार मिल सकते हैं। फिर भी डेट बढ़ाना और लाभ कब से दिया जाना ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। विभिन्न जिलों से भी इस प्रकार की डिमांड आ रही है, जो भी निर्णय होगा उसको हम लागू करेंगे। मतलब सर, पहली जो तिमाही है वो 1 मई से शुरू हो रही है। सर, हॉस्पिटल की बात में मैं पुणे आता हूँ। पिछले दिनों चिकित्सालय में जो घटनाक्रम हुआ उसे डॉक्टर्स की लापरवाही कहें या पार्षद दंपति की पीड़ा कहें, वो अपना अपना नजरिया है, मगर दोनों ही पक्ष एक दूसरे से माफी मंगवाने पर अड़े हुए हैं और सुनने में आया कि IMA ने आज ऑनलाइन FIR भी दर्ज करवा दी है। तो ये जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है सर, इसको आप किस तरह से दोनों पक्षों में समझाइश करके कैसे दूर करेंगे? देखिए, मेरा ये प्रयास रहेगा कि दोनों पक्षों को बिठा के इसमें समझाइश की जाए, क्योंकि ये समय बड़ा नाजुक है और इस महामारी के समय में जनप्रतिनिधियों को भी और डॉक्टर्स को भी अपनी जिम्मेदारी को इसमें समझना होगा। जहाँ एक तरफ पार्षद का खुद के पुत्र के इलाज का इशू था, तो एक व्यक्ति अपने भावों में इस प्रकार के आक्रोश कर लेता है, लेकिन हमें हमेशा अपने व्यवहार में धैर्य और संयम लाना चाहिए। उसी अनुसार हमें हमारा कार्य करना चाहिए, गतिविधियां करनी चाहिए। तो क्योंकि हर व्यक्ति, हर अधिकारी की एक अपनी डिग्निटी होती है और प्रत्येक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि जो उसके पदीय कर्तव्य हैं उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकें। तो दोनों ही पक्षों को हम समझाइश के आधार पर ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं को भी समझे, कर्तव्यों को समझे और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें और अपने जो दायित्व हैं, अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाएं। सर, हर युवा और उनके माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बेटा IPS बने, IAS बने। युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वे अपने सपने को साकार कर सकें? देखिए, प्रत्येक माँ बाप और प्रत्येक युवा एक अपना सपना बुनता है कि ज़िंदगी में वो कुछ करें, और चूँकि भारत की सबसे बेहतरीन सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा मानी जाती है और अपने ज़िले से भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनमें IPS, IAS और अन्य वरिष्ठ सेवाओं में लोगों का, युवाओं का चयन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से अभिभावकों से और युवाओं से आग्रह करूंगा कि अभिभावक अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार की सपने को या चीज़ों को, लक्ष्य को थोपे नहीं। अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, बच्चों की रुचि देखें, बच्चों का इंटरेस्ट देखें कि किस तरफ बढ़ रहा है, क्या गतिविधियां हैं, क्या वो बनना चाहता है, उसको स्वतंत्रता दें। गाइड करें उसको कि क्या वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, क्या बनना चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, उसका हमें देखना चाहिए। युवा साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि
वो अपने सपने को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करें। युवा समय में जो उनके पास प्रति मिनट होती है, प्रति सेकंड होती है, उस समय जो उनकी चरम स्तर की ऊर्जा होती है उसको वो सकारात्मक दिशा में लगाएं और अपने सपने को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। वो कोशिश 1 बार, 2 बार, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। ज़िंदगी में हारे नहीं, और हार या एक बार असफलता मिलती है तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से प्रयास करें और अधिक ऊर्जा के साथ प्रयास करें और अपने सब कुछ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाएं, लेकिन सकारात्मक माहौल में और एक पॉजिटिविटी के साथ आप रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति अपना सपने को प्राप्त कर पाता है। आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं प्रत्येक हनुमानगढ़ वासी से ये अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना के संकट में कोई भी व्यक्ति, पूरे परिवार में, समाज में आप इंश्योर करें कि अगले 1 महीने तक बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकलें। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों बार बार सैनिटाइज करें। किसी भी प्रकार के सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण आप में, परिवार में किसी भी व्यक्ति में नज़र आते हैं तो नज़दीकतम PSC CSC में हमें सैंपल दें। इस महामारी के समय में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हमारे सहयोग करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स की टीम, प्रशासन की पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है। हम ये एश्योर करेंगे कि यहाँ के निवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, एक भी जान नहीं जाए, लेकिन आप सबके सहयोग से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थे जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नथमल डिडेल। जिला कलेक्टर का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना खतरनाक महामारी है, मगर कोरोना को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। महामारी से डरने की नहीं, बल्कि जागरूक रहकर बचाव करने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उपचार के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाने दी जाएगी। जिला कलेक्टर ने आमजन से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है ताकि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। जिला कलेक्टर ने 2 गज की दूरी रखने तथा मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का भी आग्रह किया है। इनका कहना है कि राजकीय जिला चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की क्रियाशीलता को और अधिक तेज किया जाएगा ताकि आम आदमी को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर का कहना है कि जिले के किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिले तथा आमजन को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने का भी वे भरसक प्रयास करेंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।